लिए ज़्यादा मेहनत करनी है। अब देखिए एंट्रेंस, सवाल ये उठता है कि एंट्रेंस में हम कितना टारगेट करें कि हम हमारा जो एडमिशन है वो श्योर हो जाए, श्योरिटी हो जाए कि अब मेरा तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, तो आप सभी को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होगी। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये कंप्लीट इस पर होगी कि जो RI कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 है, इसके जो फॉर्म्स हैं वो उनकी क्या अपडेट है, वो कब तक आएंगे। ऑलरेडी मैंने इन चीज़ों पे मतलब काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं, लेकिन ये जो वीडियो आज का ये डिटेल से बेस्ड होगा कि हमारा एग्ज़ाम कब तक एक्सपेक्टेड है और जो अब हमारे पास कितना टाइम बचा है और रिमेनिंग जो टाइम है लास्ट टाइम, उसमें हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपके जो फॉर्म्स हैं वो मई में 100% आपको देखने को मिल जाएंगे, या तो मई के स्टार्टिंग में या मई के लास्ट तक। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि लास्ट ईयर भी मई जो एग्ज़ाम फॉर्म थे वो 5 मई को रिलीज़ हो गए थे, तो मई के अंदर आपके फॉर्म कंफर्म में आ ही जाएंगे। और साथ के साथ आपका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड मान के चलिए, एक्सपेक्टेड क्या, पूरे चांसेस हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में हो जाएगा। तो यानी आपके पास यहाँ से मई और जून, ठीक है, अगर थोड़ा जून के लास्ट में भी गया तो भी 1 से 1.5 महीना, 1 से 2 महीना मान के चलते हैं, 1.5 तो नहीं कहेंगे, 1 से 1.5 महीना जो आपके पास रिमेनिंग है। इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी करते आ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फॉर्म्स का वेट करते हैं कि फॉर्म्स आ जाएं, क्योंकि फॉर्म आने के 1 महीने बाद एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो आज का लाने का पर्पस था मेरा वो यही था कि फॉर्म्स आने का वेट आप मत करिए, क्योंकि फॉर्म्स का इंतजार के बाद जो पढ़ाई शुरू करते हैं उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि 1 ही महीना आपके पास बचता है। तो अभी से ये जो वीडियो है इसको एक बार आप एंड तक ज़रूर देखें, कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने फॉर्म का आपको आइडिया दे दिया है, एग्ज़ाम डेट भी आपको बता दी। लास्ट ईयर की एग्ज़ाम डेट 10 जून को एडमिट कार्ड आ गए थे और 16 जून को एग्ज़ाम हुआ था, तो इस बार भी पूरे चांस है कि जून के अंदर आपका एंट्रेंस हो जाएगा। हाँ, कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि जो इस बार RI का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो सेम फिर से RI भुवनेश्वर ही कंडक्टिंग बॉडी रहेगी। और इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो लेवल 1 होता है, तो इनमें क्या होता है, 3 तरह के पेपर होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 यानी इंटीग्रेटेड BA BEd BSc BEd जो आफ्टर 12th होता है, वो सिर्फ वो RI अजमेर और RI भोपाल में नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर जो एडमिशन है, बाकी 1-2 जो शिलोंग है, मैसूर है, इनके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यहाँ पे क्या है। RI भोपाल और अजमेर जो है, इन दोनों से इनमें क्लियर है कि इनमें जो इंटीग्रेटेड का एडमिशन है वो ITAP के ही थ्रू होगा, जिसके फॉर्म्स निकल चुके हैं और जिसका एग्जाम ऑलरेडी 29 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो उनको हम साइड कर दें। अब बच्चा की RI जो भुवनेश्वर है, RI भुवनेश्वर के जो उसके जोन में आने वाले स्टेट हैं, उन स्टेट के बच्चे अगर इंटीग्रेटेड BA BEd में एडमिशन या BSc BEd में लेना चाहते हैं तो उनके पास दोनों रास्ते हैं। वो NTA का ITAP का भी पेपर देके इधर भी आ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। जो ITAP है उसमें ऑल इंडिया बच्चे कहीं के भी आ सकते हैं, लेकिन जो RI भुवनेश्वर से जो सेपरेट लेवल 1 पेपर करवाएगा उसमें सिर्फ उसी स्टेट का स्टेट कोटा है, तो उसी जोन के ही बच्चे आ सकते हैं। तो वो भी इस बार होगा, क्योंकि अभी RI अजमेर जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए NTA से अटैच नहीं हुआ है, यानी वो ITAP के थ्रू नहीं, अपने ही लेवल 1 के पेपर के थ्रू एडमिशन लेगा। आपका लेवल 1 का पेपर होगा, यानी ये सारे फॉर्म RI भुवनेश्वर के लिए इंटीग्रेटेड का फॉर्म, फिर आपके लेवल 2 यानी BEd के फॉर्म, तो BEd में तो सारे ही आ गए, RI अजमेर, भोपाल, मैसूर, शिलोंग, इन सब के। BEd और MEd के तो आपको पता ही है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसी के बेसिस पर एडमिशन होता है, तो वो तो था ही, प्लस में लेवल 1 जो है वो भुवनेश्वर अपना कर रहा है। ठीक है, तो लेवल 1 हो गया RI भुवनेश्वर का सेपरेट इंटीग्रेटेड के लिए, लेवल 2 और 3 जो है वो BEd MEd के लिए होगा। इन सभी के फॉर्म्स एक साथ आते हैं। लास्ट ईयर 5 जून को आए थे, तो 5 मई को आए थे, इस बार भी आपके पूरे चांस है कि मई के लास्ट तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। एग्जाम लास्ट ईयर 16 जून को एग्जाम हो गया था, तो इस बार भी मान के चलिए जून में हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने आपके पास है। ठीक है, ये रही कुछ जनरल बातें। लास्ट ईयर का मैंने डाटा बता दिया, इस बार की कुछ चीज़ें बता दें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कुछ जनरल बातें, जैसे कि कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ऑलरेडी आपको पता है CVT PG का भी आंसर की आ चुकी है। ठीक है, CVT PG का जो एंट्रेंस था उसमें आपको पता है DU, BHU, जामिया, IP, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे भी BEd में अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो इसी के बेसिस पे होगी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर की अपनी मैच कर ली होगी, है ना,
तो आपको लगभग आइडिया लग गया होगा कि कैसा क्या है ना। और एक वीडियो में अलग से लेके आऊँगा ड्यू को लेके, क्योंकि बहुत से बच्चे ड्यू को भी टारगेट करते हैं, ड्यू बीएड या ड्यू एमएड टू, तो उसकी क्या लगभग कट ऑफ रहती है उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। मान लेते हैं कोई दिल्ली का स्टूडेंट है, वो ड्यू से बीएड करना चाहता है, अब कट ऑफ के बेसिस पे उसको आइडिया हो जाए कि मेरा ड्यू में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो बैकअप के तौर पे भी आरआई को रख सकता है, यहाँ को रख सकता है, ठीक है, क्योंकि आंसर की आ चुकी है तो उसको मतलब एक बैकअप के लिए वो अपने आप इस ऑप्शन को लेके चल सकता है। बाकी जो आ सकता है बाहर, जैसे यूपी या कहीं जिसको मतलब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हॉस्टल रहना खाना और आ सकता है, उसके लिए बेस्ट है, ठीक है, तो वो अपना मेन गोल भी बना सकता है इसको, ठीक है। तो अब मेन मुद्दे की बात ये कि आप सभी के जो फॉर्म्स हैं वो मई के अंदर आ जाएंगे, जून में आपका एग्जाम है, यानी 1 से 1.5 महीना है। अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं तैयारी से जुड़ी, वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको ये चीज़ पता ही होगी कि अगर आपको बीएड एमएड या इंटीग्रेटेड किसी भी, मैं अगर आरआई अजमेर की वो एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ, क्योंकि आरआई अजमेर से ही मैं हूँ, तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको पता ही है कि इंटीग्रेटेड का जो एडमिशन है वो आईटेट के थ्रू होगा, जो एनटीए का पेपर होगा, ठीक है। बीएड एमएड में अगर आपको एडमिशन लेना है आरआई अजमेर में, तो आपको आरआई का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ठीक है। अब उसमें क्या सिंपल सा फंडा होता है, 40% आपका ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो भी है उसका लिया जाएगा, 60% एंट्रेंस का लिया जाएगा। अब बहुतों का क्या होता है कि ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो उनको तो एक एडवांटेज वैसे ही मिल जाता है, ठीक है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके एवरेज मार्क्स है, कुछ के बिलो एवरेज है, ठीक है। तो अगर आपके उधर कम है तो आपको फिर एंट्रेंस के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड किसको रहना है, मतलब डेडिकेटेड का मतलब मेरा ये हो गया कि किसको एंट्रेंस के लिए ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा टारगेट करना है, उसको अभी बता देता हूँ। उसको करना है जिसके ग्रेजुएशन में एक तो बहुत कम मार्क्स हैं, मतलब ग्रेजुएशन या मास्टर्स में कम है, तो एक तो आपको वैसे ही आप कॉम्पिटिशन से थोड़ा पीछे हो गए, प्लस दूसरा उसको मेहनत करना है ज़्यादा जो बीएड एमएड में एडमिशन लेना चाहता है यहाँ पे, और वो किसी ऐसे स्टेट से आता है, जैसे कि मैंने बताया है कि स्टेट कोटा इसमें होता है। सीट्स टोटल अगर मैं बीएड की बात करूँ तो 110 सीटें हैं, 55 ह्यूमैनिटीज़ और उसकी, तो ये स्टेट्स वाइज डिवाइड होती हैं। टोटल 110 जो सीट्स हैं वो डिवाइड्स होती हैं स्टेट वाइज, है ना, दिल्ली हरियाणा जम्मू कश्मीर, मोस्टली नॉर्थ इंडिया के जो है वो आरआई अजमेर के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से अब इसके अंदर क्या होगा कि सीट्स फिक्स हैं, उनके अंदर ही फर्दर कैटेगरीज हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि यूपी और राजस्थान दो मेजर स्टेट्स हैं जहाँ से सीट्स ज़्यादा है, जैसे यूपी से 25 है, राजस्थान से 12 है, तो जहाँ सीट्स ज़्यादा है और उसमें भी आपकी कैटेगरी है तो आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी आपके थोड़े एंट्रेंस में कम मार्क्स हैं तो भी आपका एडमिशन के चांस ज़्यादा है। अगर आप जैसे दिल्ली से हो, हरियाणा हिमाचल से हो, तो आपके चांस थोड़े कम हैं, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। जब आपके मार्क्स एंट्रेंस में ज़्यादा होंगे तो आपको किसी दूसरे स्टेट की भी सीट मिल जाएगी, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो उसके लिए आपको एंट्रेंस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 40% जो आपकी ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं, जिसका 40% लिया जाएगा ग्रेजुएशन या मास्टर्स का, वो तो फिक्स है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, वो तो आपके हाथ में नहीं है, जो भी थे वो रहेंगे। अब बात करते हैं जो ये 60% का हमारा एंट्रेंस होगा, इस एंट्रेंस के लिए ये जो 1 से 1.5 महीना लास्ट हमारे पास बचा हुआ है जो टाइम है, इसमें हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से प्रिपरेशन करें, किस तरीके से तैयारी को और बूस्ट करें, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि एंट्रेंस में चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में है, कैसी भी कैटेगरी में है, किसी भी स्टेट से किसी भी कैटेगरी में कुछ भी केस हो आपको मेहनत तो ज़्यादा ही करनी है। देखो ज़्यादा नंबर तो खराब होते नहीं है, लेकिन कम पे आपको डर रहेगा। कोशिश करिए सारे 1 से 1.5 महीने अपने आप को झोंक दो, ताकि एक अच्छे मार्क्स से आपको एक श्योरिटी हो जाएगी आपका हो जाएगा। अगर आप हल्के में ले लोगे कि यार थोड़ा बहुत कर लेंगे हो जाएगा, तो फिर रिस्क रहेगा, फिर आपकी साल बर्बाद होगी, या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि 1 महीने थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते। तो कुल मिला के ये है कि अब 1-1.5 महीना जो हमारे पास बचा है, इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे अपनी तैयारी को करना है। हालांकि एक वीडियो मैंने प्रिपरेशन पे बनाया था, तो ये पार्ट 2 समझ लीजिए, उसका कुछ और बातें हैं, ठीक है, जो उसी में एड ऑन करना चाहूँगा। हो सकता है वो रिपीट भी कुछ पॉइंट हो, लेकिन फिर भी देख लो। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है लास्ट 2-3 साल के प्रीवियस पेपर ज़रूर चेक करो। अब कहाँ से मिलेंगे, एक तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके पेपर सारे देख लो, ठीक है। वहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड एमएड जो मुझे मिलेंगे मैं एक बार दोबारा अपलोड कर दूंगा, पिन कर दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर लो। और आपको 2-3 साल के चाहिए एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। मेरे को जितने मिलेंगे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जितने आपको प्रीवियसर मिल जाए। 1 साल के हैं कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 1 साल की भी आप देख के जाओ, 2 साल के तो आपको आराम से मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो जितने हो प्रीवियसर को एक बार आप ओवरव्यू कर लो। अभी आप मान लो सॉल्व ना भी कर पाओ, क्योंकि अब
तो एक बार उसको सॉल्व या ओवरव्यू कर लो कि अच्छा इस लेवल का पेपर आता है, इतने क्वेश्चन है, इतना टाइम है, इसका लेवल क्या है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो उसको एक गो थ्रू कर लो पेपर को, ठीक है। उसी डायरेक्शन में सिर्फ आपको पढ़ना है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, सिलेबस जो है वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, उसको प्रिंट करो या फिर एक पेपर पे लिख लो कि इतने टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, ठीक है। और सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड ही पढ़ना है, फिक्स करो कि मुझे सिर्फ सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है, और एक अपना रफ प्लान बनाओ कि मुझे ये जो सिलेबस है वो इतने टाइम में कवर करना है। जैसे मेरे पास 1.5 महीने है, यानी 40 दिन है, मान के चलें, अगर हम मान के चलते हैं अगर मिड जून में भी हुआ तो भी 40 से 50 दिन है, तो मुझे 15 दिन, 3 सब्जेक्ट हमारे आते हैं, इंग्लिश आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आती है, ठीक है। तो टाइम डिवाइड कर लो। अब पहले आप अपने हिसाब से देखो कि जो आप सिलेबस जब आप देखोगे तो आपको पता होगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी। जैसे इंग्लिश में बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर से जुड़ी, जो आपको आता है वो नहीं पढ़ना है, उन चीज़ों पर सर्कल करो जो आपका वीक है या जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में भी कुछ कॉमन चीज़ें होंगी जो हल्का फुल्का आपको आता होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे ईजी पोर्शन जो होता है तीनों में, वो सबसे ईजी आएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। दूसरे नंबर पे जो आपका स्कोरिंग होता है वो होता है इंग्लिश वाला सेक्शन, और तीसरे नंबर पे रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है, मॉडरेट से हार्ड, कुछ क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होते हैं, ठीक है, सीजन लेवल तक के भी कुछ क्वेश्चन डालते हैं। तो कुल मिला के ये है कि सबसे इजी टीचिंग एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश, देन थर्ड नंबर पे रीजनिंग। तो इसी प्रायोरिटी में आप अपनी प्रेफरेंस रखो तैयारी के लिए। अपना टाइम डिवाइड कर लो कि इतने दिन है मेरे पास, 40 से 50 दिन का एक आइडिया लेके चलो। हो सकता है जून के लास्ट में भी, लेकिन आप मिड जून मान के चलो, मिड जून में मेरे हिसाब से हो जाएगा पेपर। 50 दिन के हिसाब से टाइम डिवाइड कर लो कि मेरे पास 50 दिन है, इनमें मुझे 15-15 दिन या 10 दिन, जो भी आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मान लो कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, तो उसको नहीं पढ़ना है ना, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो, मुझे पढ़ना है इतने इतने टॉपिक कवर करने हैं, और ये मेरे वीक हैं या अनकवर टॉपिक्स हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि उनको कवर कहाँ से करोगे। तो देखो, सब पहली चीज़ तो ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके बहुत जल्द, ठीक है, एक अब क्लासेस रेगुलर आपकी स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है, 1 से 1.5 महीना 2 महीना आपके पास है, प्रिपरेशन क्लासेस स्टार्ट करी जाए आपकी रेगुलर बेसिस पे। तो इस बार भी मैं कोशिश पूरी करूंगा कि इस क्लासेस रहें जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी ग्रामर के रूल्स वगैरह करवा दिए जाएंगे। वोकेबलरी जो है, वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ नई आ गई तो कोई मतलब नहीं है कितनी वोकेबलरी पढ़ लो। कॉम्प्रिहेंशन से पहले आप पढ़ के भी समझ सकते हो। तो ग्रामर के जो हॉट टॉपिक्स हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है, उनकी कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे। उसके साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसको बहुत तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 जो हमारे सेक्शन है, पहले लगातार टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है, मतलब कोशिश करूँगा कि ये दोनों साथ ही साथ चलते रहें, ठीक है। पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, देन इंग्लिश, देन रीजनिंग, ठीक है। जो जैसा भी हो पाएगा पहले या साथ में वैसा करके आपको बहुत जल्द क्लासेस देखने को मिलेंगी। कोशिश रहेगी कि 1 मई से आपकी रेगुलर क्लासेस यहाँ पे चलें, आ रही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, और साथ के साथ आपका जो रिज़ल्ट है, फिर एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा तो देखिए बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के बाद 2 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट, काउंसलिंग वगैरह सारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप सभी को ध्यान रखना है, जो भी लोग इस साल आ रहे हैं अजमेर या फिर अलग अलग आ रही से बीएड, एमएड या इंटीग्रेटेड जो कि सिर्फ भुवनेश्वर में है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और फॉर्म का इंतजार नहीं करना है। एग्ज़ाम आपके करीब है, 1 से 1.5 महीना, अपने आप को अच्छे से झोंक दीजिए, ठीक है। और बाकी फर्दर अपडेट सारी मिलती रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अपडेट आपको सारी टाइम से मिलती रहे, कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई और क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, साथ में कोई पर्सनल आपको काउंसलिंग करनी है, कुछ पूछना है, तो साथ के साथ आप मेरी इंस्टा आईडी जो है, जो कि डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।